वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश की थी, जिससे ये क्लियर हुआ कि फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने में ये प्रोसेस हमारी कैसे मदद करती है। आइए अब हम आगे चलते हुए इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशंस का उपयोग करेंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेशन से मेरा मतलब है जो बोर्ड में पूछी जाती है, हर बोर्ड के करिकुलम में है, सिलेबस में है। आइए तो अब हमने सबसे पहले काम करना है, हम गॉस थ्योरम को यूज करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू है। आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो के क्यू बार आर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। जी हां, बिल्कुल आप निकाल चुके हैं और वही उसका एक्सप्रेशन भी, उसमें कोई कमी भी नहीं है। लेकिन अब हम इसी एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रिकल फील्ड के एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन को निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। आइए अब गॉस की एप्लीकेशन में हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो आप समझिए कि हमने क्या निकालना है। हमने एक चार्ज लेना है, सो उसके आसपास हमने गॉसियन सरफेस बनाना है। मैंने आपसे गॉसियन सरफेस के बारे में एक बात बताई थी कि गॉसियन सरफेस कोई जरूरी नहीं है कि रियल सरफेस हो, यह हाइपोथेटिकल हवा में बनाया सरफेस हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, अब चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू है, उसको सेंटर पे मान लिया और एक स्फीयर को बना लिया हमने गॉसियन सरफेस। तो हमने ये सिस्टम ले लिया और इसके अंदर ये चार्ज रख लिया क्यू, रेडियस आर है और हमने इसके बीच में चार्ज कर दिया क्यू। याद रखिएगा ये चार्ज हमने सेंटर पर किया है। अब हमारे पास गॉस लॉ ने क्या बताया था, E डॉट ds का इंटीग्रल, लेकिन क्लोज्ड, विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इसको अब हमने यूज करना है। अब E का फैक्टर, सबसे पहला काम क्या है, E डॉट ds का मतलब होता है E ds cos थीटा। तो अब हमें E ds और थीटा, सबसे पहले इन तीनों के बीच, मतलब E और ds के बीच में एंगल की बात करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया निकालने वाले हैं। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एरो में बाहर की तरफ आ रही है। आप इसको इस पॉइंट पे लेंगे तो भी बाहर आ रही है, इस पॉइंट पे लेंगे तो भी बाहर आ रही है। इन शॉर्ट सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेंटली वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखिए और देखिए वो कहां जा रहा है, बस इतने में आपके पास वो पोजीशन आ जाएगी। तो आपने देखा, अगर मैं जहां जहां पॉइंट्स हमने बनाए उन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा हो तो वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड भागेगा। अब हम निकालते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में आपको बताया गया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। ये देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बाहर होगा, इसका इधर है और इसका इधर है। अब यहां पर हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो हर जगह पर उनके बीच का एंगल जीरो है। तो आप ध्यान दीजिए, E डॉट ds को हम E ds cos थीटा करें तो cos जीरो आ जाएगा। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने कहा एट ऑल दीज प्लेसेस E एंड A आर पैरेलल। अगर E और A पैरेलल में है तो आपको पता है इसका अंतर क्या आएगा, इसका अंतर आएगा बीच का थीटा, जीरो आ जाएगा। और अगर थीटा आपके पास जीरो की फॉर्म में आ जाएगा तो आपको पता है अब आप क्या यूज कर सकते हैं, E ds को यूज करेंगे। ये देखिए हमें E ds करना था वेक्टर फॉर्म में, वो E ds cos थीटा आ गया और cos थीटा हमारा गायब हो गया क्योंकि cos 0 1 है। अब यहां पर एक सवाल देखिए कि जितना भी ये सरफेस है जहां पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला है, ये सारा Q चार्ज से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। सो सिमेट्री की वजह से हम ये मान सकते हैं इन सब जगहों पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
डायरेक्शन तो अलग अलग आप बात कर चुके हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंडिविजुअल डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हमारा मतलब था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच के एरिया के बीच में एंगल क्या है। वो तो आपने देख लिया 0 है। अब हमने ई ले लिया बाहर, तो क्या बन गया ई डॉट ds। अब ये बाहर ले सकते हैं क्योंकि ई कांस्टेंट है। अब ds, अब सवाल है क्लोज सरफेस का जो है, इसका आपने सरफेस एरिया लेना है। आपको मालूम है एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, E इंटू 4πr²। तो ये हमने इतने हिस्से का जो स्फीयर खुद बनाया था, हाइपोथेटिकल स्फीयर था, या जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसका E इंटू 4πr² फ्लक्स आ गया। तो ये तो हो गया फ्लक्स का काम। अब बात कीजिए गॉस ने क्या कहा था, क्लोज आपने ले लिया अगर, तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 की फॉर्म में आएगा। Q इसके अंदर का चार्ज होगा, और हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया एज पर गॉस लॉ, ये है इक्वल कर दिया आपने। इससे आप देखेंगे E की वैल्यू क्या आ रही है, आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। इससे आपके पास आ गया 1/4πε0 इंटू r²। ये देख रहे हैं आप, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू वो है जो आपने पहले देखी थी। अब यहां पर साइड में आप एक बात और देखिए, हमने लेफ्ट साइड के ऊपर एक चार्ज Q1 रख दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि Q1 पर कितनी फोर्स लगेगी। आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला है ना, F = Q1 × E। F = Q1 × E, तो E की वैल्यू आपने निकाली है 1/4πε0 Q/r²। इससे आप ले सकते हैं, तो हमने वो वैल्यू ले ली। तो देखिए क्या आ गया, Q1 × 4πε0 Q/r²। ये वही आ गया जो आपका कूलम्स लॉ है। इसी को हम लोग, ये जो लास्ट में आपने निकाला है Q1Q/4πε0r², ये बोर्ड में उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें कहा जाएगा कि गॉस लॉ की विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ प्रूव कूलम्स लॉ। वैसे मैथमेटिकली आपको बता दूं कि लॉ जो होते हैं उनका प्रूव नहीं होता, प्रूव सिर्फ थ्योरम का होता है, बट ये तरीका हमारे यहां चल चुका है। सो दिस इज हमारे पास, आपने देखा इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब हम बात करते हैं एक और सिस्टम पर। ये देखिए, अब हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। बहुत लंबी तार है, लैम्डा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, माने लैम्डा चार्ज पर यूनिट मीटर है। 1 मीटर में चार्ज लैम्डा इंटू 1, 2 मीटर में लैम्डा इंटू 2 एक्सेट्रा। अब सिमेट्री में क्या लेंगे इसको देखिए, हमको एक लंबी तार मालूम है और लंबी तार के पास सिमेट्रिकल सरफेस मुझे लेना है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, रेडियस R, और ये सिलेंडर है, इसको हमने सिलेंडर ले लिया। इस तरह देखिए, हमने कहा इसके बीच में ये चार्ज है, और अब हमने क्या करना है, इसके आसपास एक सिलेंडर बना देना है। ये देखिए आपने सिलेंडर रख दिया। अब फिर वही दो चीजों में हम काम करेंगे। सबसे पहला काम, अलग अलग जगहों पर E और A के बीच में एंगल क्या है। देखिए हमारी कोशिश शुरू से आखिर तक रहती है कि या तो E और A के बीच का एंगल 90 बन जाए या 0 बन जाए, क्योंकि दोनों ही केस में cos थीटा वाला सिस्टम या तो उड़ जाएगा या cos 1 हो जाएगा, cos 0। उसको हम करने की हमारी टेंडेंसी रहती है, वही हम यहां करेंगे। अब देखिए हमने एक पॉइंट ले लिए, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट ले लिए हमने। एक नीचे के सरफेस के ऊपर, एक ऊपर के सरफेस के ऊपर, एक राइट साइड के ऊपर और एक लेफ्ट साइड के ऊपर। ये हमने चारों सरफेसेस ले लिया आपके सामने। अब इन चारों के ऊपर हम कोशिश क्या क्या करेंगे, फिर याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी और एरिया की डायरेक्शन निकालनी, ये हमारा काम है। आइए एक एक करके निकालते हैं। ये देखिए हमने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स पर हमें नाम देना है। आइए 3 नंबर पॉइंट पर देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए आपका आ रहा है बाहर की तरफ। 1 नंबर पर देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड उसका भी बाहर की तरफ है, बाहर मींस राइट वर्ड। 2 और 4 पे अगर आप चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगी, लेफ्ट की तरफ। तो 2 और 4 के ऊपर आप देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लेफ्ट साइड आ गया। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन राइट वाले सिस्टम पे टुवर्ड्स राइट है, लेफ्ट वाले पे टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इनके एरिया वेक्टर की। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया
परपेंडिकुलर टू द सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, याद होगा आपको, परपेंडिकुलर सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। आइए निकालते हैं एरिया। 3 नंबर का एरिया निकालिए। ये तो बिल्कुल इधर ही आ गया क्योंकि सिलेंडर के जो कर्व सरफेस है उससे बाहर निकलने वाला होगा। लेकिन 1 नंबर का एरिया देखिए कहां आएगा, ऊपर। क्यों ऊपर है आपने समझ लिया, ऊपर पाउडर का ढक्कन है और ये ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे ही अब आपने देखा 1 में क्या हुआ, ई और एरिया का एंगल 90 आ गया, जबकि 3 में एंगल 0 है। अब आप खुद समझ सकते हैं 2 में क्या हालत होगी, आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल हैं। और 4 में क्या हो गया, परपेंडिकुलर है एरिया और एंगल 90 है। तो कायदे में फ्लक्स वाइज, अच्छा इसकी चीज को आप फ्लक्स वाइज सोचें तो आप क्या समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर की तरफ भाग रही होगी सिलेंडर की तरह, तो एक भी लाइन सरफेस के ऊपर से तो नहीं गुजरेगी ना, जो ऊपर का सरफेस है। इसकी वजह से हमने वहां पर वैसे भी फ्लक्स 0 आ रहा है। अब लेकिन इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकल तरीके में करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अब ये टॉप एंड बॉटम विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स क्योंकि लाइन जा ही नहीं रही और मैथमेटिकली ई डॉट डीएस। अब हमारा सरफेस है ई डॉट डीएस निकालना, लेकिन गॉस को करने से पहले हमारे माइंड में एक बात बड़ी क्लियर है, मुझे लेना क्या है, पूरा क्लोज सरफेस। अब ये जो ई डॉट डीएस है ये बना किस फॉर्म में है, ये बना होगा 4 अलग अलग सरफेस 1 2 3 4। तो आइए हमने इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3 4। ध्यान देना जब मैंने 1 2 3 4 लिखा है तो क्लोज इंटीग्रल का गोला नहीं बनाया, जो क्लोज का इंटीग्रल गोला मैंने सिर्फ एक वाले में बनाया, स्टार्टिंग वाले में, जब क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस लिखा है। अब आप देख सकते हो 1 नंबर और 4 नंबर, नंबर 1 एंड नंबर 4 एरिया, दे आर गोइंग टू बी 0 बिकॉज cos 90 उनमें 0 हो जाएगा। ई डॉट डीएस विल बी ई डीएस cos 90, तो वो 0 हो जाएगा, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 और 3 का। आपने देखा 1 और 4 का गायब हो गया क्योंकि उन दोनों के बीच में आपके पास जो भी रिश्ता था वो एंगल 0 था। अब बात करते हैं ई और डीएस की। आपको यह भी क्लियर है ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है, तो ई डीएस हमारे पास cos 0 बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपको दिखाया गया है ई डीएस है क्या, 2 3 का, माने सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, मतलब जो सरफेस के ऊपर सिलेंडर के कर्व सरफेस, लेकिन उसके हर पॉइंट की दूरी, सरफेस के हर पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर विल बी सेम, फ्रॉम द सेंटर विल बी सेम, हर एक की दूरी r रेडियस होगी। तो हम कह सकते हैं भले ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से वो सब भी सेम होगा। तो पहले हमने कर दिया ई डॉट डीएस cos 0, अब इसके बाद ई को ले लिया बाहर हमने क्योंकि ई कांस्टेंट है। अब डीएस चाहिए मुझे, अब ध्यान रखना यहां पर डीएस मुझे सिर्फ 2 3 सरफेस का चाहिए, माने इसके कर्व सरफेस का। आपको पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RL, उसको हमने लेना है। यहां तक हमने सिर्फ फ्लक्स निकाला, फर्क सिर्फ इतना है ये हमने क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल दिया। अभी तक हमने गॉस लॉ को यूज नहीं किया। अब इसके बाद गॉस लॉ की बारी आएगी। गॉस लॉ ने क्या कहा था, फ्लक्स किसके बराबर है, फ्लक्स बराबर है उस चीज के, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इसके अंदर का क्यू है। अब आप सोचिए हमने शुरू में कहा लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, माने 1 मीटर में लैम्डा चार्ज, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा एंड सो ऑन। और ये सिलेंडर हमने लिया इसकी लेंथ L है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू L क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। अब ये किसके बराबर है, लैम्डा क्यू बाय L है, तो क्यू क्या बन गया, लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू E इंटू 2 पाई R के बराबर होनी चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इसमें आप देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आराम से देखिए, इसकी वैल्यू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, Q को लिख दिया और LL दोनों साइड कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया।
बहुत सी जगहों पर आप इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ पाएंगे। वो लिखने का तरीका कारण यह है कि हमको सीधी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो उस केस में या तो एक काम करें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू उसकी आधी करते फिर, या फॉर्मूले के लिहाज से हम इसको पूरा यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों डेरिवेशंस आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप इन डेरिवेशंस को अच्छी तरह से एक बार देख लें, करें, फिर वीडियो को बंद करके दोबारा देखिए, दोबारा खुद करने की कोशिश कीजिए, और हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फिर आप हिंट ले लीजिए, लेकिन आपको करना अपनी जगह पर खुद है, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाली डेरिवेशन है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक, इसके बाद अगली डेरिवेशन हम करेंगे, वो आपके साथ फिर करेंगे अगली क्लास में। तो ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।